अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफरीन अतर है और मैंने अभी ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन ऑस्ट्रेलिया नाउ। आई हैव अप्लाइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा एज़ वेल एज़ यूनिवर्सिटी लाट्रोप यूनिवर्सिटी, बट मैंने सेलेक्ट किया कैनबरा को। और मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी आगे जाके कि हाउ आई अप्लाइड, डॉक्यूमेंट्स क्या थे। सो स्टे ट्यून्ड। सो नंबर वन स्टेप क्या होगा, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जब भी आप अप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू डू योर आइल्स एग्ज़ाम और पीटीई एग्ज़ाम। आइल्स एकेडमिक आपने देना है। दो तरीके के आइल्स होते हैं। अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर आइल्स जनरल, और अगर आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर एकेडमिक, आइल्स एकेडमिक। और दूसरा पीटी है। पीटी मैंने जिस तरह सुना है कि पीटी इज़ मोर कन्वीनियंट, ईजियर एज़ कम्पेयर टू आइल्स, बट मैंने आइल्स दिया क्योंकि उसकी ज़्यादा फिजिबिलिटी है और वो ज़्यादा लॉन्ग रन में आप यूज़ कर सकते हैं। सो पहले आपने अपना आइल्स एग्ज़ाम देना है और उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी में आपको बताई जाती है कि मास्टर्स के लिए आपको एटलीस्ट 6.5 बैंड चाहिए एग्रीगेट, और बैचलर्स के लिए आपको 5.5 to 6 एग्रीगेट चाहिए होती है। आइल्स में 4 तरह के टेस्ट होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है वो 11 to 15 मिनट्स का होता है, और जो बाकी 3 टेस्ट होते हैं वो एक दिन होते हैं 40 मिनट्स के। सो वंस यू गेट योर आइल्स रिज़ल्ट, अगर आपका रिक्वायर्ड बैंड्स के मुताबिक रिज़ल्ट आ जाता है तो आपने या तो ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं या आप बाद में भी कर सकते हैं कि आपने रिलायबल कंसल्टेंट को चूज़ करना है। आई चोज़ AEO इस्लामाबाद, और ये लाहौर में भी इसकी ब्रांच है। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं। HR कंसल्टेंट भी मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ आए हैं। HS कंसल्टेंट के भी मैंने सुना है कि वीज़ाज़ आए हैं। तो यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ बाय विजिटिंग द ऑफिस। कंसल्टेंट से आप बात करें, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ देखी जाती है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इफ़ यू हैव एनी, तो वो रेलिवेंट टू स्किल सेट रिक्वायर्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो आपका जिस तरह मेरा साइकोलॉजी बैकग्राउंड था, मेरा जो फील्ड थी एजुकेशन सेक्टर में फील्ड थी, मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में इन पाकिस्तान, और मेरी जो फील्ड थी वो मैंने MSc साइकोलॉजी किया हुआ है, अप्लाइड साइकोलॉजी, और मैंने MPhil भी किया हुआ है। बट मैंने MPhil का अपना शो नहीं किया क्योंकि मैं अप्लाई कर रही थी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो मैंने अप्लाई किया दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, और जो है मुझे कंसल्टेंट ने बताया कि उसने पहले एवेलुएट किया कि आई एम एलिजिबल फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट। तो मेरी एलिजिबिलिटी आ रही थी। आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नेट पे भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। स्कोरिंग सिस्टम होता है, आप उसमें देख सकते हैं अपनी एज, एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप एडअप करेंगे तो आपको एक स्कोर आ जाएगा कि आपका इतना स्कोर है एंड यू आर एलिजिबल और नॉट। बट आपको कंसल्टेंट भी हेल्प आउट करेगा इस मामले में। फिर आपको कंसल्टेंट ने हेल्प कर दिया, आपको बता दिया। फिर आपको कंसल्टेंट क्या कहेगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसकी एक चेकलिस्ट है जो कि मैं लिंक में भी शेयर कर दूँगी, और मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ कि चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसमें होता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपके अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये 3 तरह के डोमेन्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो मैं पहले आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी। इसमें सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपकी मैट्रिकुलेशन, आपका या फिर आपका AO लेवल्स, आपके बैचलर्स, BS और मास्टर्स। अगर आपने जो है इस ऐसे ईयर में किया जैसे मास्टर्स प्रोग्राम और BA प्रोग्राम अलग अलग होते हैं तो वो दोनों डिग्रीज़, और अगर आपका BS प्रोग्राम है तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट शो करने हैं। फिर उसके बाद आपके होंगे पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वो आप जो है इस्लामाबाद का मैं आपको बता सकूँगी। आप जो है आप किसी भी शहर में हैं पाकिस्तान के, आप देख सकते हैं कि कौन सा और वेरीफाइड हॉस्पिटल है जो आपको पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना के देगा। यू जस्ट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। वो आपको 2 ड्रॉप्स पिलाएंगे एंड देन दे विल इशू यू छोटा सा येलो कलर का एक कार्ड होता है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आपको इशू हो जाएगा। उसी टाइम ये सारा काम हो जाता है। दूसरा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपके पास कार्ड है तो इट्स ओके। फिर है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको फैसिलिटेशन सेंटर से बनवाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा, आप फैसिलिटेशन सेंटर जाएंगे, आप कहेंगे यू वांट टू अप्लाई अब्रॉड, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए करेक्टर का। फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एक अगले दिन आपको मिल जाता है, वो आपका हो गया।
फिर उसके बाद आपके एजुकेशनल हो गए टिक, ये सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। देन आपकी फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके स्पॉन्सर अगर आपका कोई है तो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट, और बैंक से आपने जो है कवर लेटर बनवाना है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन दी हुई होगी कि ये स्टेटमेंट यहाँ से इस मंथ से इस मंथ तक की है और ये इतना पुराना अकाउंट है। एक्सपीरियंस हमारा ये मुझे ये लगा कि आपका एटलीस्ट जो है वो जितना पुराना अकाउंट हो उतना अच्छा है, या आप एटलीस्ट जो है 3 to 6 मंथ्स पुराना अकाउंट होना ज़्यादा अच्छा है, फिजिबल है। लेकिन इससे पुराना हो तो और अच्छा है। ये आपका बैंक का हो गया, स्टेटमेंट्स हो गई। स्टेटमेंट आपने बनवानी है, साथ बैंक कवर लेटर बनवाना है, उस पर स्टैंप लगवाना है बैंक का। फिर अगर आपके कोई एसेट्स हैं तो आपने उसको डिक्लेयर करना है। उसमें अगर आपका कोई घर है तो आपने वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवाना है, लॉयर से वो बन जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आपने बनवाना है। फिर ये आपके हो गए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके अपना भी जो सैलरी स्लिप है वो लगेगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। फिर अगर आप टैक्स इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपने वो भी साथ लगा देना है, टैक्स फाइलर का आपका स्टेटस शो हो जाएगा। तो उससे आपकी पूरी फाइनेंशियल जो आस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आपकी कोई ज़मीन है, कोई गाड़ी है, वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि यू हैव दैट मच एसेट। अगर आपका स्पॉन्सर आपके जो है स्पॉन्सर जो है वो ब्लड रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहन भाई या पेरेंट्स में से हो सकते हैं या बच्चों में से हो सकते हैं। आपको जो है वो कोई आउटसाइड पर्सन स्पॉन्सर नहीं कर सकता। स्पॉन्सर मस्ट बी ब्लड रिलेटिव, और बहन भाई हों या पेरेंट्स हों तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ये सारे आपके हो गए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल, फाइनेंशियल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैंने जो बनाई थी वो पहले बहुत डिटेल बनाई थी, और एम्बेसी के लिए मैंने अलग बनाई थी 1 पेजर। उसकी भी मैं आपको सैम्पल्स शेयर भी कर दूँगी अपने, और आपको बता भी दूँगी कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव SOP। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं, और ये सब आपने शो करने होते हैं फॉर योर जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंस GTE। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाने होते हैं थ्रू कंसल्टेंट ने वो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स लिए वो अपलोड किए, वो आगे फॉरवर्ड हो गए। वंस दीज दोज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, आपको जो है, और आपने आइल्स भी अपना देना है। आइल्स के बगैर कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो एक्सेप्ट कर लेती हैं, मगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली आइल्स के बगैर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं GTE को। तो आपने आइल्स का रिज़ल्ट या PTE का रिज़ल्ट भी देना है साथ साथ। जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपने वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर देना है GTE का। फिर आपने जब GTE के लिए अप्लाई किया तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर आएगा दैट यू आर एलिजिबल, एंड देन यू कैन मूव दैट एप्लीकेशन फॉरवर्ड। आपको वंस यू गॉट द ऑफर लेटर दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, और आपने अब आगे अपना जो है SOP पे फर्दर और फोकस करना है, और आपने फिर एम्बेसी के लिए तैयारी करना शुरू कर देनी है। तो आपका GTE क्लियर हो गया, आपको ऑफर लेटर मिल गया। फिर ऑफर लेटर के बाद यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करती है दैट यू हैव टू सबमिट योर फ़ीस। आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है, साथ ही आपने अपना इंश्योरेंस भी करवा देनी है। इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी भी शेयर करती है कि आप ये वाली इंश्योरेंस कर सकते हैं, या मोस्ट जो इकोनॉमिकल और मोस्ट बजट फ्रेंडली जो है वो NIB इंश्योरेंस मैंने की थी, वो मैंने कर ली। आपका इंश्योरेंस होना मस्ट है, और आपका जो है वो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से जब फ़ीस हो जाएगी आपको वो मिल जाएगी। और फिर आपने NIB के लिए अप्लाई कर, या इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दिया, सॉरी, आपने इंश्योरेंस कर ली, और दूसरा आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी, आपको मिल गई कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसको कहते हैं COE एंड इंश्योरेंस कंफर्मेशन आपके लिए मस्ट। अच्छा, अब मेरे कंसल्टेंट ने मुझे ये बात की थी कि अगर आपका जो है COE या कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आपको उस वक्त तक जो है वो नहीं आएगी जब तक आपका इंश्योरेंस नहीं हो जाता, मगर मेरी जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट थी वो मुझे अगले दिन आ गई थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है टाइम लगाती हैं GTE में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ टाइम लगाती हैं COE में। मेरा जो है GTE में तकरीबन 1 मंथ लगा था फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, और जो मेरा COE था वो मेरा अगले दिन आ गया था, और मेरी इंश्योरेंस तक नहीं हुई थी उस टाइम। लेकिन ये वेरी करता है, आप सेफ़र एंड के लिए इंश्योरेंस भी करवा लें बिफोर एप्लीकेशन फॉर COE। तो एप्लीकेशन आप COE आ गया आपका, आपकी इंश्योरेंस हो गई, ये दोनों मोस्ट मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा ये आपकी फुलफ़िल हो गई। वंस यू हैव बोथ ऑफ द थिंग्स यू हैव, देन आपने जो है अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फिर से वही रेडी करने हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सारी की सारी चीज़ें आपने शेयर करनी है। और आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होगा इस टाइम वो रिन्यूड होगा। जो आपने मिसाल के तौर पे जनवरी, फरवरी, मार्च की स्टेटमेंट दी थी पिछली दफ़ा यूनिवर्सिटी को, अब आपने COE आने के बाद की पिछली 3 स्टेटमेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर आपकी COE आई है जुलाई में,
तो आपने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह करके आप स्टेटमेंट दे दें। आपने वो स्टेटमेंट रिन्यूड फॉर्म में देनी होगी एम्बेसी के लिए। बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट सेम होंगे, सीओई आपका होगा और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये सारे आपने सबमिट करवाने होंगे फॉर वीज़ा। अब वीज़ा की फ़ीस जो है वो पहले 660 थी जब मैंने अप्लाई किया था एप्लीकेशन के लिए, लेकिन मेरे एप्लीकेशन के दौरान ही 720 ऑस डॉलर हो गई थी जो फ़ीस थी वीज़ा फ़ीस। वो आपने सबमिट करवानी है डॉक्यूमेंट्स के साथ एंड देन यू विल गेट द कंफर्मेशन दैट यू हैव सबमिटेड फॉर द वीज़ा। और फिर आपने दुआएं करनी है और अप्लाई करने और दुआएं करनी है बस, और कोशिश करनी है कि बस आपका किसी तरह हो जाए। आपकी कोशिशें पूरी हो चुकी होंगी, बस अब आप उसके बाद आपकी दुआएं चलेंगी। और ये सारे जो है कहानी है एप्लीकेशन की कि हाउ टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी प्रोग्राम सब क्लास 500। थैंक यू। एंड मैं आपको अब डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता हर चंक्स का बताऊंगी और इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट भी करवाऊंगी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का। थैंक यू।